कोई पॉलिटिशियन अगर आप उनके प्रेशर में दब नहीं रहे हो तो कुछ कर नहीं सकते आपका। एक मिनिस्टर साहब का फोन आया मेरे पास, ही सेड कि तुम मेरी पावर नहीं जानते, मैं जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बना दूं। तो मैंने कहा सर जब ये जनरल सेक्रेटरी बन जाए तभी मेरे पास भेजना। मैक्सिमम क्या होगा, ट्रांसफर। हवाला इतना कॉमन है, लोगों को पता है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो फिर ईडी पकड़ क्यों नहीं लेती। दिल्ली से कोई बम्बई भेज रहा है तो ये कोई वायलेशन नहीं है, ये ऑफेंस ही नहीं ना। मिस्टर करनैल सिंह ये ईडी के एक्स चीफ हैं। 33,000 करोड़ रुपीस ब्लैक मनी इनके अंडर रिकवर हुआ। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे हवाला एंड मनी लॉन्ड्रिंग में डिफरेंस क्या होता है, फ्रॉड करने के बाद सब यूके क्यों भाग जाते हैं, स्विस बैंक्स का सिस्टम क्या है, रेड मनी और पिंक मनी क्या होता है, क्योंकि ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी तो हमें पता है। सबसे कॉमन तरीका कौन सा है जिससे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मिनिस्टर साहब ने कंपनी बनाई, उसके शेयर बड़े हाई रेट्स पे बेच दिए। 10 रुपए का शेयर 25,000 रुपए का बेच दिया, वो शेयर वापस खरीद लिए, तो शेयर भी आपके वापस आ गए, पैसे भी आपके वापस आ गए। पकड़ा है ये मिनिस्टर। हाँ, ये पकड़े गए, जेल में भी गए थे। कौन है? बाटला हाउस जी। क्या है वो केस, आज तक बातें चलती है। कुछ पॉलिटिशियन थे उसमें और कुछ मीडिया के लोग भी थे। दे वर क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी की मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, फाल्स एनकाउंटर है। स्विस अकाउंट का लॉजिक क्या है? दे विल नॉट डिस्क्लोज टू एनीबॉडी। नाम से नहीं होता था, अकाउंट से होता था। अगर आदमी मर गया तो उसके पैसे भी गए। ईडी चीफ की सैलरी कितनी होती है? किसी ने आपको अप्रोच किया ब्राइब करने के लिए? ईडी ने 33,000 करोड़ से भी ज्यादा रिकवर हुए। व्हाट हैपेंस विद दैट मनी? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। अगर कोई पावरफुल बंदा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर, क्या वो कुछ भी करके कैन ही और शी गेट अवे? सी, ये पॉसिबल नहीं है। स्मॉल क्राइम्स आई एम टॉकिंग, नॉट द बिग वंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं नॉर्दर्न रीजन में जॉइंट सीपी रेंज में लगा, तो कुछ लोग मेरे पास आए जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, उनके लोग आए कि जी मंगोलपुरी में हमारे ट्रक रोकते हैं। मंगोलपुरी मेरे रीजन उसमें था, और वहाँ वो सीमेंट के कट्टों को लेके उसमें थोड़ा सीमेंट निकाल लेते हैं, और फिर उसकी जो नकली सीमेंट है थोड़ा सी मिला दिया, बाकी नकली करके बेचते, मार्केट में बेचते हैं। सो मैंने इमीडिएटली सर्वे कराया, बिल्कुल बंद करा दिया वो चीज़ें। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए लोगों के। तो मैंने कहा भी मैं तो ये सीमेंट है, गलत सीमेंट बन रहा है, तो आपके घर में भी लगेगा, आपका घर टूटेगा, तो भाई शुड आई परमिट। फिर मेरी जो पब्लिक मीटिंग होती है उसमें एक आदमी आया, वो वन ऑफ दी आदमी था जो जिसकी फैक्ट्री थी पहले। अच्छा, सही चीज की गलत चीज? गलत चीज। ओके। जी आप ये नहीं करने दे रहे, आप वो नहीं करने। मैंने कहा भाई फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, आप नकली सीमेंट बनाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो एक्शन लूंगा आप पे। तो एक दिन वो आ गया एक कार्ड लेके, विजिटर्स कार्ड लेके, और सम पॉलिटिकल पार्टीज, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ओके, फ्रॉम द सेंटर। यस। तो आई डिड नॉट कनेक्ट द टू नेम्स, सो आई कॉल्ड हिम। व्हेन आई सॉ हिम आई सेड यू प्लीज गो आउट। सो वन डे एक मिनिस्टर साहब का फोन आया मेरे पास कि मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ, ही जस्ट टुक द नेम। तो मैंने टाइम दे दिया, आई डिड नॉट रियलाइज दे आर द टू सेम पीपल। तो मैंने कहा सर मैं सुन लूँगा, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है? कहता है इनकी सीमेंट की फैक्ट्री है, आप लगने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये नाम है ना इनका? कहने लगे हाँ। मैंने कि ये अपने आप को एक कार्ड लेकर आया था, ये अपने आप को आपकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उस कार्ड पे लिखा हुआ था। तो ही सेड कि तुम मेरी पावर नहीं जानते, मैं जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बना दूं। तो मैंने कहा सर जब ये जनरल सेक्रेटरी बन जाए तभी मेरे पास भेजना। तो उसके बाद वो खत्म हो गया, मेरे पास कभी आया नहीं, मैटर एंड हो गया।
तो क्वेश्चन है कि आप डील कैसे करते हो लोगों को? आपको अपना काम करना है, जो राइट है वो करना है, रॉन्ग के लिए झुकना नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो पॉलिटिशियंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते? ऐसे मूवीज में देखते हो या रियल लाइफ इंसिडेंट? मूवीज में पॉसिबिलिटी बहुत सारी है बट रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी यू हियर ना कि ट्रांसफर हो जाता है, कभी आदिवासी एरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, नक्सलाइट्स में कर देते हैं। ट्रांसफर होकर क्या नुकसान होगा? नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर कर दिया, वहाँ और अच्छा काम करेंगे। डिपेंड करता है कि व्हाट इज आपकी इंटेंशन क्या है। बट कोई पॉलिटिशियन अगर आप आपका सही काम कर रहे हो और उनके प्रेशर में दब नहीं रहे हो तो कुछ नहीं कर नहीं सकते आपका? मैक्सिमम क्या होगा? ट्रांसफर। इससे ज़्यादा कोई कुछ क्या कर लेगा? हटवा देगा, ये सब नहीं हो सकता। उससे क्या हो गया? अगर हट गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नौकरी चली जाएगी। नौकरी नहीं जाती है, इतना आसान नहीं है नौकरी जाना, क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। इतनी इजीली कोई पॉलिटिशियन नहीं आना? नहीं, मैं जब डीसीपी था, बहुत पुरानी बात है, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट था, तो एक मंत्री ने कुछ लोग भेजे कि मेरे लोग हैं, इनको सुन लेना। देवर बेसिकली लैंड ग्रैबर। ओके। मैंने कहा कि आप जाइए, मतलब नो हेल्प कैन बी गिवन। सो दैट मिनिस्टर गॉट अपसेट विद मी। आर्ग्यूमेंट हुआ, मैंने उसकी नहीं सुनी। ही ट्राइड टू गेट मी ट्रांसफर्ड बट ही वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज द होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर himself through somebody found out what happened. So nothing happened. So it is not that because somebody gets annoyed with you, things will go wrong. Not necessarily. See, the reputation is very, very important. If the officer doesn't have good reputation, then it becomes easier. Otherwise, even the politicians think about people. स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन वाले का कुछ हो नहीं सकता। नहीं करते हैं, ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? वैसे आई हैव टू से दैट इट्स हमने पॉडकास्ट बात करते करते क्यूरियोसिटी में स्टार्ट कर दिया, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, क्योंकि ये एक ऑनर है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ एंड यू आर डेकोरेटेड IPS ऑफिसर, ex-ED चीफ, मतलब इट्स रियली अ बिग ऑनर। क्योंकि अभी तो जो बातें होती हैं ईडी के बारे में और जो बातें होती है और आपने जो किया है आपके ड्यूरेशन में, इट्स इनक्रेडिबल एंड आई वाज जस्ट रीडिंग एंड गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। इट्स एन ऑनर कि आपने एक्सेप्ट किया और हमसे बात करने के लिए हाँ बोला। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। कुछ सालों से ऐसे डर का माहौल हो गया है कि कुछ भी होता है लोग बोलते हैं ईडी ये कर देगा, ईडी वो कर देगा, सबको काफ़ी डर लगता है। एक बेसिक लैंग्वेज में अगर कोई ये 16 साल का बच्चा देख रहा है तो उसको बताओ ईडी करता क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, ओरिजिन क्या है, क्यों ये बना और व्हाट इज़ द बेसिक रोल? सी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बिगनिंग अगर देखें, जो फॉरेन एक्सचेंज है इसके एक्ट के ऊपर, जो फेरा एक्ट होता था पहले, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 47 में आया, फिर अमेंडमेंट हुआ 73 में आया, उसके बाद 99 में वो फिर चेंज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। तो बेसिक वर्क जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शुरू हुआ वो फॉरेक्स के ऊपर हुआ। क्योंकि शुरू में अगर हम देखें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी दिक्कत थी हमारी कंट्री में। एक एक पैसे को कैसे यूज़ करना है आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनसे परमिशन लेके काम करना पड़ता था क्योंकि इतने पैसे नहीं थे हमारे पास। और इसलिए वो एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। वो बेसिकली उसमें जो वायलेशंस थे फॉरेक्स के, वो क्रिमिनल ऑफेंस थे। जब रिफॉर्म शुरू हुए हमारी इकोनॉमी में 91 में, फिर ये सोचा गया कि विद द रिफॉर्म के बाद ना हमारी फॉरेक्स सिचुएशन इंप्रूव होने लगी। तो ये डिसाइड हुआ कि हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें केवल मैनेज करने की ज़रूरत है कि इंडिया के बाहर का पैसा आना जाना जुड़ने। यस, तो फिर इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में तब्दील किया गया एंड ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस की बजाय सिविल ऑफेंस बन गया। ओके। तो एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भी इन्वेस्टिगेशन करती थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर, दिस इज़ वन। सेकंड जो था, जब वर्ल्ड में ये शुरू हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑफेंस, बेसिकली अगर हम इसके भी बैक पे जाएं
तो आपने इटालियन माफिया का नाम सुना होगा. दे वर वेरी पावरफुल. इटालियन माफिया सिसिली में, मतलब इस एक्सटेंट तक वो चले जाते थे कि अगर किसी जज ने वारंट इशू कर दिया किसी इटालियन माफिया का, तो जज को ही मार दिया. आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 70s एंड अर्ली 80s. तो वहाँ पर एक जज के मर्डर के बाद पब्लिक ह्यू एंड क्राई हुआ काफ़ी. एंड देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कम व्हाट में वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस. उसके बाद कुछ माफिया वहाँ से भागा भी इधर उधर, अमेरिका में पहुँच गया, कहीं और पहुँच गया. तो वह इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि माफिया को पकड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फुट सोल्जर एक्ट करते हैं. और जो चेन है, आपने एक भी बीच में ख़त्म कर दी चेन. सपोज ऑर्डर दिया ए ने बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने एग्जीक्यूट किया. अब आपने बीच में से एक को उड़ा दिया, माफिया ने बीच वाले को मार दिया, चेन खत्म हो गई. तो टॉप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था. तो इटली के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा नहीं, हम मनी ट्रेल ढूंढेंगे. तो इट इज़ अर्ली 80s एंड मनी ट्रेल ढूंढते ढूंढते अमेरिका भी गए. अमेरिकन पुलिस ने भी उनको कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया. तो 2 ट्रायल हुए, बड़े इंपॉर्टेंट ट्रायल. एक को बोलते हैं पिज़्ज़ा ट्रायल अमेरिका में, और एक को बोलते हैं मैक्सी ट्रायल इटली में. एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल. तो फिर यूनाइटेड नेशंस की जिसको हम बोलते हैं वियना कॉन्वेंशन हुई. वियना कॉन्वेंशन में डिसाइड हुआ, एंड इनिशियली इट वाज ए ड्रग मनी. तो ये हुआ कि ड्रग लॉर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू यूज ड्रग मनी. उनके पैसे ही छीन लें, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वही छीन लें. तो उसके ऊपर वियना कन्वेंशन हुई. उसमें यह भी हुआ कि जो बैंकिंग सेक्टर है, दे शुड कॉपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. उनके जो सीक्रेसी लायन वो बीच में नहीं आड़े आने चाहिए. एंड इसके बाद जो है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी, जिसको FATF बोलते हैं, जिसका काम था कि किस तरह से PMLA केसेस को डील किया जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. भारत भी इसका मेंबर बना 2000 आई थिंक 10 में. PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. शुरू में केवल ड्रग के खिलाफ था, उसके बाद स्लोली इसमें और केस ऐड किए. एंड 9/11 के बाद इसमें टेररिज्म को भी इंक्लूड कर दिया. तो उनकी 40 रिकमेंडेशंस हैं आज की डेट में. उसके ऊपर वो रूलिंग्स देते हैं कि भाई इसमें देशों को क्या करना चाहिए. तो इसको देखते हुए इंडिया में भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया. ये 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ. उस समय सोचा गया इसको किसको दें. तो इस एक्ट को जो है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनको ऑपरेट करने को दिया गया. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके बाद 2 एक्ट्स को डील करने लगा. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. नाउ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट थोड़ा समझ लें क्या है. इस एक्ट में 3 शेड्यूल दिए हुए हैं. उन 3 शेड्यूलों में करीब 29 एक्ट्स मेंशन है, डिफरेंट क्रिमिनल एक्ट्स मेंशन है, और 159 सेक्शंस मेंशन है. ओके. अगर किसी